Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, my dear students. Hope you all will be fine. Everything would be okay. मैंने आप लोगों को पिछली क्लास के अंदर एक अदद होमवर्क दिया था कंडीशनल सेंटेंसेस के हवाले से। कितने हमारे न्यू जवानों ने और कितने हमारे नौजवानों ने उसको मुकम्मल किया? जरा हाथ उठाएं। हाथ तो एक भी नहीं उठनी, मुझे पता है, सिवाय चंद एक के। पांच बच्चों ने सिर्फ हाथ उठाया हुआ। माशाल्लाह, जुबैदा ने भी हाथ उठा लिया। गुड। ये 6 बच्चों ने मतलब हाथ उठाया, इसका बाद दे हैव कंप्लीटेड द वर्क। इसके अलावा बच्चों ने काम मुकम्मल नहीं किया है, तो आई नीड टू टेक देम। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। वरुण कुमार, बोलोगे भाई? बोलना नहीं है। अलीदा हनीफ, जी सर। तो बेटे आपने जुमले कर लिए सॉल्व? जी सर, कर लिए, तो ये जो सिवाय चौथे वाले के। उर्दू वाले के? नहीं, चौथे वाले के, फोर्थ। इंग्लिश में? जी नहीं, उर्दू में। अबे तो यही तो बोल रहा हूँ, अल्लाह की बंदी। हाँ ये। तो पहले ही जो नंबर 6 लिखा हुआ, इफ आई फाउंड योर पासपोर्ट आई वुड इन्फॉर्म यू। हाँ, ये इसकी जरा वाला किया हुआ ट्रांसलेशन है। बताएं। हाँ, इसकी उर्दू बताएं। अगर मुझे तुम्हारा पासपोर्ट मिला तो मैं तुम्हें इत्तला दे दूंगा। पहले ही बताइए कंडीशन कौन सा है? ये टाइप 1 है, 2 है, 3 है, कौन सा है? सर ये टाइप 1 नहीं, टाइप 2 है, कंडीशन टाइप 2। कैसे पता चला ये टाइप 2 है? क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट में ना। तो जब पास्ट इंडेफिनिट है तो उर्दू के अंदर दोनों से नहीं, पास्ट भी नहीं है। अच्छा, पास्ट भी नहीं है। क्योंकि सर आप कंफ्यूज कर रहे हैं। अच्छा, मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ। अच्छा भाई, देखिए कौन सा टेंस है ये। अच्छा रुके, नहीं पास्ट नहीं है ये। तो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट है। अच्छा, प्रेजेंट के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म आती है? सर अभी इतना सब कुछ नहीं याद मुझे। अच्छा, इतना सारा याद नहीं हुआ। गुड। प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म आती है। माशाल्लाह। चले ठीक है, मैं आपसे थोड़ी देर में मिलता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। यूसुफ खलीम। यस सर। बेटा ये जो छठा जुमला लिखा है, इफ आई फाउंड योर पासपोर्ट आई वुड इन्फॉर्म यू, ये क्या ट्रांसलेट किया आपने? सर मैंने, एक मिनट, अगर मुझे तुम्हारा पासपोर्ट मिला तो मैं तुम्हें आगाह कर दूंगा। अच्छा, ये कंडीशन टाइप 1 है या 2 है? सर 2 है। 2 में फ्यूचर कहाँ से आ गया? सर वो फ्यूचर थोड़ी है, पास्ट इंडेफिनिट है। जी हाँ सर पास्ट है ना वो। नहीं, तो आपने उर्दू में कहा ना कि मैं तुम्हें आगाह कर दूंगा, तो कर दूंगा तो फ्यूचर हो गया ना। कंडीशन टाइप 2 में उर्दू की पहचान क्या लिखवाई है मैंने? कंडीशन टाइप 2 में उर्दू की पहचान क्या लिखी हुई है?
बताइए। सर वो क्या वो, बताइए। सर करता लिखा हुआ है। हाँ तो पास्ट हुआ या प्रेजेंट हुआ? ये पास है। तो फिर आपने गा की कैसे लगाया? चलिए मैं आप तक आता हूँ। कुछ बच्चों ने सॉल्व किया है, बाकी बच्चों ने फनकारियां दिखाई हुई है, उन्होंने सॉल्व करना ही नहीं है। तो ऑनलाइन क्लासेस के अंदर तो उनका मसला ही नहीं है। अभी मैं एक एक करके सबको बोलूंगा, जरा अनम्यूट करें और उनसे मैं कॉन्वर्सेशन करूंगा, तो सबकी हैप्पी बर्थडे होगी तो फिर उनको समझ में आएगा। वैसे तो इज्जत वाली जबान समझ में हमारे बच्चों को आती नहीं है। थोड़ा सा प्यार से बात कर लो, थोड़ा सा पैम्पर कर दो, थोड़ा सा मोटिवेट कर दो, तो हमारे बच्चे समझते हैं, उसको कमजोरी ले लेते हैं। अब मैं आप लोगों को इसकी ट्रांसलेशन बता रहा हूँ, आप लोग इसको एक एक करके चेक कर लें। जिसको ना समझ में आए तो जिन बच्चों ने हाथ उठाए हुए उनमें से किसी को पूछना हो तो पूछेंगे, बाकी कोई ना पूछे मुझसे। अगर तुम्हारे घर में चोर दाखिल हो जाता तो तुम क्या करते? दैट इज कंडीशन सेंटेंस टाइप 2। इफ अ थीफ entered in your house, what would you do? If a thief entered in your house, what would you do? अगर तुम्हारे घर में चोर दाखिल हो जाता तो तुम क्या करते? If a thief broke into your house या फिर entered into your house, what would you do? तुम क्या करते? दूसरा जुमला, अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे होते तो मैं खुशी से पागल हो जाता। ये भी कंडीशन टाइप 2 है, दोनों इससे पास्ट इंडेफिनिट यानी नियर पास्ट के अंदर है। अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे होते तो मैं खुशी से पागल हो जाता। इफ आई हैड अ लॉट ऑफ मनी आई वुड बिकम मैड विद हैप्पीनेस। या आई वुड बिकम आउट ऑफ सेंसेस। अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे होते तो मैं खुशी से पागल हो जाता। फिर तीसरा जुमला लिखा हुआ, अगर हमारे लोग हुकूमत के साथ ताउन करेंगे तो उनके मसाइल हल हो जाएंगे। इफ आवर गवर्नमेंट सॉरी इफ आवर पीपल कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट their problem will be solved. If our public cooperate with the government, their problems will be solved. अगर मुझे मालूम होता कि दूसरी सड़क से एक तेज रफ्तार कार आ रही थी तो मैं अपनी मोटरसाइकिल जरूर रोकता। कंडीशन सेंटेंस टाइप 2 है। इफ आई न्यू that a highly speed car is coming on the opposite road, if I knew that a highly speed car was coming from the opposite road, I must stop my motorcycle, I must stop my motorbike. If I
if I knew that a highly speed car was coming from the other road, from the opposite road or the other road, I must stop my motorcycle, I must stop my motorbike. उसके बाद लिखा हुआ अगर उन लोगों ने हमें पहले ही बता दिया होता तो हम लोग पहले ही तैयारी मुकम्मल कर चुके होते. If they had told us, if they had told us before, ये कंडीशन टाइप 3 है. If they had told us before, we would have already completed the preparation. We would have already completed the preparation. If they had informed us before, if they had informed us before, comma, we would have already completed the preparation. उसके बाद लिखा हुआ छठा जुमला. छठा जुमला लिखा हुआ इफ आई फाउंड योर पासपोर्ट आई वुड इन्फॉर्म यू. अगर मुझे तुम्हारा पासपोर्ट मिलता तो मैं तुम्हें इत्तला देता, मैं तुम्हें बता देता. अगर मुझे तुम्हारा पासपोर्ट मिलता तो मैं तुम्हें इत्तला देता या मैं तुम्हें इत्तला करता. सातवां जुमला if they had not deceived us with me must have won our match. ये कंडीशन टाइप 3 है क्योंकि if के साथ पास्ट परफेक्ट है और उसके बाद वाला वुड शोड कोड मस्ट माइट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है. तो if they had not deceived us, अगर उन लोगों ने हमें धोखा ना दिया होता, अगर उन लोगों ने हमें धोखा ना दिया होता तो we must have won our match, तो हम लोग अपना मैच जीत चुके होते या हम लोग अपना मैच जरूर जीत चुके होते या हम लोग अपना मैच जरूर जीत गए होते. If they had not deceived us, अगर उन लोगों ने हमें धोखा ना दिया होता तो we must have won our match, तो हम लोग जरूर अपना मैच जीत चुके होते. फिर नंबर 8 लिखा हुआ no one would have survived if there had been a panic there. तो अगेन इट्स कंडीशन टाइप 3 क्योंकि इफ के साथ वाला पार्ट जो है पास्ट परफेक्ट के अंदर मौजूद है और उसके बाद जो रिजल्ट वाला क्लॉज जो कि पहले दिया हुआ है वो वुड हैव यानी मॉडल वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मौजूद है. तो नो वन वुड हैव सर्वाइव, कोई भी बच नहीं पाता. इफ देयर हैड बीन अ पैनिक देयर, अगर वहां कोई हंगामा होता, या इसको यूं कह सकते हैं कोई भी बच नहीं पाता अगर वहां हंगामा हुआ होता. या इसकी तरतीब को आगे पीछे कर लें कि अगर वहां कोई हंगामा हुआ होता तो शायद तो कोई भी जिंदा नहीं बच पाता. उसके बाद सेंटेंस नंबर 9 पीपल वुड हैव ट्रस्टेड यू इफ यू हैड रिवील्ड द रियलिटी. तो अगेन इट्स कंडीशन टाइप 3 है क्योंकि इफ के साथ पास्ट परफेक्ट है और यहाँ पे वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में रिजल्ट में. पीपल वुड हैव ट्रस्टेड यू, लोगों ने तुम्हारा एतबार किया होता अगर तुमने उन्हें सच जाहिर कर दिया होता या अगर तुम उन्हें सच जाहिर कर चुके होते.
सच की जगह हकीकत का भी वर्ड आ सकता है। पीपल वुड हैव ट्रस्टेड यू, लोगों ने तुम्हारा यकीन किया होता या लोग तुम्हारा यकीन कर चुके होते अगर तुमने हकीकत जाहिर कर दी होती या अगर तुम हकीकत जाहिर कर चुके होते। और उसके बाद 10वां जुमला लिखा हुआ, लाइफ विल टीच यू अ लॉट ऑफ लेसन्स इफ यू डोंट टेक केयर ऑफ योर मॉरल। अगर तुम अपने अखलाक का ख्याल नहीं रखोगे तो जिंदगी तुम्हें बहुत सारे सबक सिखा देगी। अगर तुम अपने अखलाकियात का ख्याल नहीं रखोगे, अगर तुम अपने अखलाकियात का ख्याल नहीं रखोगे तो जिंदगी तुम्हें बहुत सारे सबक सिखा देगी। अब ये मैंने ट्रांसलेशन बता दी। अगर किसी को कोई सवाल पूछना होगा, ये जो 6 बच्चे हाथ उठाए हुए जिनके नाम मैंने लिए हुए, मनोज, अलीजा, यूसुफ, जुबैदा, हाफिज, अलीशा, फातिमा से, इसके अलावा वरुण कुमार भी है, वो बेचारा हाथ उठाया तो उसके शायद माइक वगैरह का मसला है, इस बिना पर वरुण जो है वो मुझे जवाब नहीं दे पाया। तो ये 7 बच्चे मुझसे मैसेज पे पूछ सकते हैं, इंडिविजुअली पूछ लीजिएगा, मैं आपको वहां पर समझा दूंगा बेटी, अगर किसी जुमले की ट्रांसलेशन में कोई इशू होगा तो काइंडली लोअर योर हैंड्स, क्योंकि अगर आप मुझसे सवाल कोई पूछेंगे तो ये थोड़ा इल्मी गुफ्तगू हो जाएगी, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड सवाल हो जाएगा। तो अब मैं और आप दोनों फजूल लोग अगर फजूल बातें करेंगे तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जुमले को कन्वर्ट ही नहीं किया, तो उनका टाइम ज़ाया होगा। मैं नहीं चाहती कि उनका टाइम ज़ाया हो। इतने सारे बच्चे मौजूद हैं जिनसे मुझे उम्मीद नहीं थी। अरीशा अब्दुलरहमान है, दिया रानी है, फराज हैं, हमना अफजल हैं, शी यूज्ड टू पार्टिसिपेट बट शी इज नो मोर हियर, गुड। हमजा हैं, हरीम रफीक हैं, लाइबा शेख, माय गॉड, माज हैं, मरियम इमरान है माशाल्लाह, मोहम्मद अहद है, मुदस्सिर है, नातिक है माशाल्लाह। नातिक ने तो कुछ करना ही नहीं है, उसके बाद वो तो मैट्रिक करने के बाद कलर करेगा दुनिया में, लोगों के घरों में जाके रंग करेगा, ठीक है। इसको बस दीवार के करीब बैठ के दे दो, दीवार पे चौकिंग करने के लिए। मुनीबा है माशाल्लाह, उजैर साहब नहीं आए, गुड, शाबाश। अच्छा भाई, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट a new and probably the most important topic of the metric class English, which is a problematic topic for the student of metric class, that is narration, which we called direct or indirect speech. तो बेटे यू नीड टू बी अ लिटिल बिट विजिलेंट। अभी जितना टाइम है उस टाइम क्लास से बेसिक चंद बातों को मैं आपको बताता हूं, ठीक है। देखिए, द वर्ड विच हैव बीन मेंशन्ड हियर, नरेशन, ठीक है। तो यू नीड टू कीप इन द माइंड दैट द वर्ड नरेशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द वर्ड नरेट। ये वर्ड लिया गया नरेट से
और नरेट जो वर्ड है बेटे दैट इज कॉल्ड अ वर्ब अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ स्पीच। नरेट जो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए ऐसे क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। बोले सब, क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। आवाज नहीं आ रही आपकी, जरा ऊंचा बोलें, क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। फिर इसी से वर्ड हमारे पास क्या बना है? नरेशन। नरेशन जो है अकॉर्डिंग टू पार्ट ऑफ स्पीच दैट इज कॉल्ड नाउन, और वन वर्ड वी हैव गॉट नरेटिव। इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए एडजेक्टिव कहते हैं। इस रिदम को जरा अच्छी तरीके से देख लें, क्योंकि आई वुड फॉलो दिस रिदम इन एवरी ऑलमोस्ट एवरी लेक्चर ऑफ द नरेशन। तो ये जो वर्ड नरेशन है बेसिकली बेटे दिस वर्ड हैज बीन टेकन फ्रॉम द वर्ड नरेट। ये वर्ड लिया गया है नरेट से, ठीक है। अब नरेट जो वर्ड है दैट इज अकॉर्डिंग टू पार्ट ऑफ स्पीच, ये वर्ब कहलाता है। नरेशन जो है वो इसका नाउन कहलाता है, नरेटिव जो है इसका एडजेक्टिव कहलाता है। अच्छा, अगर हम लैंग्वेज की बात करते हैं, नॉट लैंग्वेज की, इफ यू टॉक अबाउट द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड, इन अल्फाज की मीनिंग की अगर बात की जाए, तो ये जो वर्ड नरेट लिखा हुआ है, नरेट का मतलब होता है टू डिस्क्राइब समथिंग, टू डिस्क्राइब, to elaborate, to state। अब ये वर्ब है तो इसकी मीनिंग भी वर्ब में है। तो नरेट का मतलब क्या होता है? डिस्क्राइब या फिर एलाबरेट और नरेट, यानी उर्दू में अगर कहा जाए तो इसका मतलब क्या बन जाता है? बयान करना। नरेशन का मतलब क्या हो जाएगा? बयान। और नरेटिव का मतलब क्या हो जाएगा? बयान। अब ये जो वर्ड डिस्क्राइब लिखा हुआ है इसका नाउन क्या होता है? डिस्क्रिप्शन। और इसका एडजेक्टिव क्या होगा? डिस्क्रिप्टिव। एलाबरेट का एलाबरेशन, एलाबरेटिव। स्टेट का स्टेटमेंट, स्टेटिव। तो ये रिदम याद रखिएगा कि नरेशन जो वर्ड है बेसिकली दिस वर्ड हैव बीन टेकन फ्रॉम द वर्ड नरेट। ये वर्ड जो है वो लिया गया कहाँ से? नरेट से लिया गया। और नरेट का मतलब होता है टू डिस्क्राइब समथिंग, टू एलाबरेट समथिंग, किसी चीज को बयान करना, ठीक है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द ग्रामर, जब हम ग्रामर की बात करते हैं तो इसकी मीनिंग थोड़ी सी चेंज हो जाती है। अब कैसे चेंज हो जाती है? तो याद रखिएगा, अगर हम लैंग्वेज की बात करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट ग्रामर, तो याद रखिएगा नरेशन का मतलब होता है वे ऑफ कम्युनिकेशन। आई रिपीट, नरेशन का मतलब क्या होता है? वे ऑफ कम्युनिकेशन। वंस आई रिपीट मोर, नरेशन का मतलब क्या होता है? वे ऑफ कम्युनिकेशन। उर्दू में कहा जाता है बातचीत के आदाब, यानी द वे वी कम्युनिकेट टू ईच अदर, द वे वी कम्युनिकेट अदर पीपल, द वे वन कम्युनिकेट्स टू अनदर पर्सन। यानी एक शख्स जब बात करता है तो उसके बातचीत के आदाब में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं उसको कहते हैं नरेशन। तो याद रखिएगा नरेशन का मतलब लैंग्वेज की जबान के अंदर होता है वे ऑफ कम्युनिकेशन। और याद रखिएगा पूरी इंग्लिश के अंदर वे ऑफ कम्युनिकेशन दो होते हैं। वन इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच, सेकेंड इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। वे ऑफ कम्युनिकेशन दो किस्म के होते हैं, वन इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच, सेकेंड इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच विद इन मेंशन इनसाइड द ब्रैकेट, जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। अच्छा, हेयर स्पीच मींस नॉट तकरीर, यहाँ स्पीच का मतलब तकरीर नहीं है। डायरेक्ट तकरीर और मतलब इनडायरेक्ट तकरीर, किसी के मुंह पे जाके तकरीर करते हो, किसी के पीठ पीछे तकरीर कर रहे हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच, ऐसा नहीं है। यहाँ स्पीच का मतलब है कॉन्वर्सेशन। स्पीच का मतलब क्या है? कॉन्वर्सेशन। उर्दू में कहा जाए तो गुफ्तगू। उर्दू में इसका मतलब क्या हो जाएगा? गुफ्तगू। तो नरेशन का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, यानी वे देयर आर टू वेज ऑफ कम्युनिकेशन, वन इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच, सेकंड इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। और स्पीच का मतलब क्या होता है? कॉन्वर्सेशन, जिसको हम गुफ्तगू कह रहे होते हैं। यानी अगर उर्दू में कहा जाए, इंग्लिश में कहा जाए तो डायरेक्ट स्पीच मीन्स डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन, इनडायरेक्ट स्पीच मीन इनडायरेक्ट कॉन्वर्सेशन, यानी बिल वास्ता गुफ्तगू और बिला वास्ता गुफ्तगू। डायरेक्ट का मतलब बिल वास्ता और इनडायरेक्ट का मतलब बिला वास्ता। तो आप बिल वास्ता और बिला वास्ता के चक्कर में मत पड़िएगा, वरना हमारे वास्ते खराब हो जाएंगे। तो खुदा के वास्ते अपने वास्ते को सही रखिएगा ताकि मेरा और आपका वास्ता खराब ना हो। अबाउट ग्रामर, ठीक है। अब डायरेक्ट स्पीच कहते किसे? व्हाट इज द डेफिनेशन और हाउ टू डिफाइन डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच? तो हियर देयर द मिसकंसेप्शन। यहाँ पर बच्चों के पास बहुत सारी गलतफहमियां होती हैं।
लेकिन बहरहाल इन गलत फहमियों को मैं जरा ठीक कर लेता हूँ। आप में से कोई बच्चा मुझे बताएगा व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच और व्हाट इज इनडायरेक्ट स्पीच? पढ़ा होगा ना, डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट किसे कह रहे होते हैं? आराम से रिलैक्स होकर बता सकते हैं आप, किसी को मालूम है तो बताएं कि डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। जी यूसुफ। सर वो बात जैसे मैंने आपको कही ठीक है, उसे डायरेक्ट कहते हैं, और अगर आप किसी और को वो बात बताएंगे तो वो इनडायरेक्ट हो जाएगी। ऑल राइट, थैंक यू। सेकंड कैंडिडेट लाइबा। सर अगर हम किसी की बात को वर्ड टू वर्ड भी बताएं तो वो डायरेक्ट स्पीच होती है कि मतलब उसने यही बात बोली थी, और अगर उनको मतलब अपनी तरफ से थोड़ी एडिशन करके बताएं या किसी की बात आपने बताई और आप किसी को बताएं तो वो इनडायरेक्ट होगी। अच्छा जी, ठीक है, गुड है, थैंक यू। जुबैदा। सर डायरेक्ट स्पीच होता है जो दो लोगों के दरमियान का होता है, और इनडायरेक्ट वो होता है कि दो बात ठीक है, आपकी आवाज क्लियर तो नहीं आ रही थी लेकिन मैं समझ गया कि आप क्या कहना चाह रही थी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इसके अलावा कोई और है जो मुझे बताएगा कि व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच? चलिए ठीक है, देखें डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट के बारे में एक मिसकंसेप्शन क्या है मैं आपको ये बता देता हूं कि मोस्ट ऑफ द पीपल दे टॉक अबाउट कि सर दो लोगों के दरम्यान में जो बातें होती हैं या जो फेस टू फेस कॉन्वर्जेशन होती है वो डायरेक्ट स्पीच कहला रही होती है, और किसी की गैर मौजूदगी में इफ यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग तो वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाती है। तो आप तीनों ने जवाब जो है अपने लिहाज से सही दिया था, लेकिन किसी सामने वाले को आप समझा नहीं पाएंगे क्योंकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट गलत था। हाँ, तीनों के जवाब में ज्यादा जो बेहतर जवाब था वो मैं आपको बता दूं, वो लाइबा ने जवाब दिया है। देखिए, अगर आपके जहन में पहले ये ख्याल मौजूद है कि सर अगर दो लोगों के दरमियान में बात हो रही है या मैं अगर आपसे कोई बात करूंगा वो डायरेक्ट है और अगर आप मेरी बात किसी और से करेंगे तो इनडायरेक्ट है, बेसिकली ऐसा होता नहीं है। उसमें हम क्या करते हैं, हम इस कंसेप्शन का शिकार हो जाते हैं। लाइबा ने कहा कि सर किसी शख्स की कहीं भी बात अगर एज इट इज होती है, एक्चुअल वर्ड होते एज इट इज, तो वो डायरेक्ट है, और थोड़ी सी एडिटिंग करके बना दें तो वो इनडायरेक्ट होती है। तो इसको आप यूं कह सकते हैं। देखिए, डायरेक्ट स्पीच की डेफिनेशन क्या बनेगी, एक्चुअल स्पोकन वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। क्या कहा जाएगा, एक्चुअल स्पोकन वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। एक्चुअल स्पोकन वर्ड्स ऑफ द स्पीकर इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच, यानी किसी भी शख्स की कही हुई बात को एज इट इज बयान करेंगे। अब वो कभी भी बयान करें, कहीं पर भी बयान करें, किसी से भी बयान करें, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, अब वो फेस टू फेस हो फेस टू फेस ना हो, इट मेक्स नो डिफरेंस देयर। आपको डायरेक्ट स्पीच की डेफिनेशन क्या याद रखनी है, एक्चुअल स्पोकन वर्ड ऑफ द स्पीकर, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। किसी भी शख्स की कही हुई बात को एज इट इज बयान करेंगे, वो डायरेक्ट स्पीच। और इसी तरीके से व्हेन वी नरेट द स्पोकन वर्ड ऑफ द स्पीकर इन आवर ओन वर्ड, जब हम किसी शख्स की कही हुई बात को अपने लफ्जों में बयान कर रहे होते बेटे, तो दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। वो भी हम किसी से भी कहीं पर भी और कभी भी बोलेंगे ना, वो इनडायरेक्ट स्पीच। अब बहुत सारे बच्चों को मिसकंसेप्शन होती है कि सर फेस टू फेस जो बात की जा रही होती किसी की प्रेजेंस के अंदर, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच, और उसकी गैर मौजूदगी में अगर कोई बात की जाती तो वो इनडायरेक्ट स्पीच होती है। तो ये कुछ हद तक ठीक है, लेकिन मुकम्मल इसका कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है। मैंने जो आपको बात बताई, यू आर सपोज टू कीप इन द माइंड कि एक्चुअल स्पोकन वर्ड ऑफ द स्पीकर, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच, एंड व्हेन वी नरेट द स्पोकन वर्ड ऑफ द स्पीकर इन आवर ओन वर्ड्स, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। यानी किसी भी शख्स की कही भी बात हूबहू बहू बयान करें तो इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच है, और उसकी बात को अपने लफ्जों में बयान किया जाए, अपनी मीनिंग के लिहाज से बयान किया तो वो इनडायरेक्ट स्पीच। अब मैं क्लास में अगर होता, लाइव क्लास के अंदर, तो इसकी एग्जांपल ज्यादा बेहतर समझ में आती, लेकिन फिर भी अभी सपोज कर ले कि हम सब एक क्लास के अंदर मौजूद और फेस टू फेस है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मुझसे पढ़ लें, तो मुझे दो स्टूडेंट हाथ खड़े चाहिए। अभी दो स्टूडेंट, या तो दोनों लड़के उठा लें हाथ या दो लड़कियां उठा लें हाथ, क्योंकि आई नीड टू डिस्कस समथिंग टू यू पीपल। कोई भी दो बच्चे हाथ उठा लें, या तो दो लड़के हाथ उठा लें, फिर दो लड़कियां।
मैंने किसी को काला पानी की सजा नहीं देनी, मैंने सवाल सिर्फ पूछना है समझाने के लिए। तो है कोई हिम्मत कर रहा उठाने की हाथ? ऑलराइट, 2 बॉयज में से या फिर 2 गर्ल्स उठा लें। अभी अलीजा ने हाथ उठाया और राहत ने उठाया। आई नीड 2 मोर। मुनीबा शोएब ने हाथ उठा लिया और अलीजा हनीफ ने हाथ उठा लिया है। देर कर दी है बॉयज ने, तो अब जो पहला आएगा पहला पाएगा, लेकिन आप लोग हाथ उठा के रखिएगा। मैं जरा अलीजा से कहूंगा, बेटे अलीजा अपने आप को अनम्यूट करें और मुनीबा अपने आप को अनम्यूट करिएगा जरा। अलीजा अपने आप को अनम्यूट करिए बेटे। आप दोनों को मेरी आवाज आ रही है? जी सर। जी सर। जी सर आ रही है। अच्छा, तो अलीजा आपसे मेरा सवाल है, बाकी सारे बच्चे भी सुनेंगे, लेकिन मुनीबा बेटा आप जरा गौर से सुनिएगा। अलीजा, यू टेल मी विच कलर डू यू लाइक? सॉरी सर। विच कलर डू यू लाइक? ब्लैक। पूरा जवाब देते, मैं करोड़पति नहीं खेल रहा, मैं यहाँ पे लंगर नहीं बांट रहा, पूरा जवाब दे। आई लाइक ब्लैक कलर बोले। सर आई लाइक ब्लैक कलर। हाँ, दोबारा इसको कहें। आई लाइक ब्लैक कलर। अच्छा मुनीबा, मैं अगर आपसे सवाल पूछता हूँ कि विच कलर डज अलीजा लाइक, तो आप क्या जवाब देंगे? Aliza likes black color. एग्जैक्टली यही बोलेंगी। Yes. अगर मैं कहूँ अलीजा की जगह प्रोनाउन इस्तेमाल करें तो क्या इस्तेमाल करेंगी? She likes black color. थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया। बॉयज आप लोग भी हाथ नीचे कर ले बेटे, अभी अगले सवाल में हो सकता है आपकी जरूरत पड़े, तो आई वुड आस्क यू पीपल। थैंक यू। अब देखें, हम सब क्लास के अंदर मौजूद थे, तो वी हैड 2 क्वेश्चन। मैंने सवाल एक ही पूछा था। अब मैंने अलीजा से पूछा कि विच कलर डू यू लाइक, तो अलीजा ने कहा आई लाइक ब्लैक कलर। और जब मैंने मुनीबा से पूछा कि मुनीबा ये बताई कि विच कलर अलीजा लाइक, तो मुनीबा ने क्या जवाब दिया? सर Sir, that she likes black. शी लाइक्स ब्लैक कलर, मुनीबा ने ये जवाब दिया। अब एक जुमला जो अलीजा ने कहा ना, तो दैट वाज द एक्चुअल स्पोकन वर्ड ऑफ द स्पीकर, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, और अलीजा की कही हुई बातों को मुनीबा ने अपने लफ्जों में बयान किया, तो दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। वो फेस टू फेस हो ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैंने आपको सिर्फ हिंट दिया है, क्लास का टाइम हो गया है खत्म। इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल दिस टॉपिक वुड बी कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट क्लास। फिर इंशाल्लाह इसको हम डिटेल डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह तबारक व तआला आपका, आपके घर वालों का और बिलखुसूस आपके वालिदैन का हामी व नासिर हो, उनको अपनी पनाह में रखे। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।